हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र पारिक, फिजिक्स फैकल्टी जीपीएस गुड़ागोड़ जी। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण अपन लगातार स्कूल के अंदर क्लास नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए आपकी सुविधा को देखते हुए जीपीएस गुड़ागोड़ जी ने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है, जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। इससे पहले अपन 2 वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाश के बारे में, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में। तो जहां से अपन ने छोड़ा सा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का अपना टॉपिक है समतल दर्पण। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर दूं। आपने पिछले एपिसोड में देखा था, है ना, आपको तो पता ही है कि एपिसोड ही बोला जाता है। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपन ने चर्चा कर ली थी समतल दर्पण के बारे में, और आपने 2-3 बातें बता दी थी। क्या कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है, और उसके बाद आपने कहा था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। ऐसी ऐसी बातें आपने कर ली थी कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान 1 होता है, समतल दर्पण से बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। आज अपन समतल दर्पण की कुछ बात करते हैं, अलग बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो अपन कह सकते हैं कि आपके सामने बोर्ड पे एक हेडिंग लगी है, 2 समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। आपको पता है कि अगर एक समतल दर्पण है तो जनरली एक ही प्रतिबिंब बनाता है, परंतु यदि 2 समतल दर्पण हैं और अगर वो किसी कोण पर रखे हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बारे में अपन को अध्ययन करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, करते हैं स्टडी। तो देखो, यह है समतल दर्पण M1 और यह समतल दर्पण है M2। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। यह थीटा वो एंगल है जो 2 समतल दर्पण के बीच का एंगल है। इसके मध्य आप वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं। अब देखो, इस वस्तु की स्थिति 2 संभव है। प्यारे बच्चों, अगर आप बिल्कुल मध्य में रखते हो, मतलब दोनों समतल दर्पण से बराबर एंगल पे होती है, कहने का मतलब यह थीटा अगर 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, तब तो वस्तु की स्थिति जो होती है वो होती है सममित। क्या होती है बेटा जी? सममित। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें कि अगर मान लीजिए थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, ऊपर वाला 30 और ये भी 30, तो ये स्थिति कैसी हो जाएगी बेटा जी? सममित। फिर देखो, अगर मान लीजिए ये थीटा जो है एंगल वही कितना है? 60 डिग्री, पर इस बार आपने वस्तु को यहां पर रखा। मान लीजिए ये एंगल तो है 20 डिग्री और ये एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो फिर ये अवस्था सममित अवस्था नहीं है, क्योंकि देखो सर, दोनों एंगल क्या है? अलग अलग हैं। तो समझ गए बेटा जी, ये कैसी स्थिति है? सममित स्थिति। और ये कैसी स्थिति है? असममित स्थिति। अब देखो, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हैं, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको मान निकालना है 360 बटा थीटा का। क्या करना है सर? सबसे पहले किसका मान निकालना है? 360 बटा थीटा का। अब देखो, आपके सामने 2 स्थिति बनेगी। यदि 360 बटा थीटा का मान समपूर्णांक आता है, क्या आता है बेटा जी? समपूर्णांक, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो हो जाएगी 360 बटा थीटा -1। और सबसे काम की बात ये कि वस्तु चाहे सममित अवस्था में हो या फिर असममित अवस्था में, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? 360 बटा थीटा -1। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि 360 बटा थीटा का मान क्या आता है बेटा जी? विषम पूर्णांक। क्या आता है? विषम पूर्णांक। और अभी भी आपको क्या बतानी है? प्रतिबिंबों की संख्या। तो आपके सामने 2 स्थिति होगी, एक तो होगी सममित स्थिति और एक क्या होगी? असममित स्थिति। सममित स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 360 बटा थीटा -1 और असममित स्थिति में हो जाएगी n बराबर 360 बटा थीटा। याद रखने का तरीका यह है कि असममित स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ जाती है। देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? -1 और यहां पर 360 बटा थीटा है, मतलब ये प्रतिबिंबों की संख्या ज्यादा होगी। कब बढ़ जाती है? असममित स्थिति में। कब? जब मान क्या हो? विषम पूर्णांक। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे आपका क्लियर हो जाए, और उसके बाद अपन 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद यहीं पर अपन समतल दर्पण को समाप्त करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों समतल दर्पण के बीच का एंगल देखना है। देख लिया एंगल दिया हुआ होगा जो आपको क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद सबसे पहले आपको मान बताना है 360 बटा थीटा का। आप निकाल दोगे 360 बटा थीटा का मान। यदि 360 बटा थीटा का मान समपूर्णांक आता है, क्या आता है? समपूर्णांक, तो चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, आपको प्रतिबिंबों की संख्या का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा n बराबर 360 बटा थीटा -360 बटा थीटा -1। कब? जब क्या आता हो? समपूर्णांक। कहने का मतलब समपूर्णांक आता है तो अपन को निश्चित रूप से -1 करना है। पर देखो, अगर विषम पूर्णांक आता है तब आपको स्थिति चेक करनी है। अगर सममित स्थिति में है तब तो क्या करना है? -1, और अगर असममित स्थिति में तो कितना रखना है? 360 बटा थीटा। दैट्स ऑल। करते हैं अपन क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों,
एक और बात कि अगर मान लीजिए प्रश्न में कुछ नहीं कहा कि सममित स्थिति है या असममित स्थिति है, तो आपको हमेशा क्या माननी है? सममित स्थिति। अरे बोलो क्या माननी है? सममित स्थिति। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कह दूं कि दो समतल दर्पण है वो 72 डिग्री के कोण पर झुके हैं। कितने डिग्री के कोण पर झुके हैं? 72 डिग्री। और मैंने मान लिया कि ये कैसी अवस्था है? बोलो, अरे बोलो कैसी अवस्था है? सममित अवस्था। खास बात ये, यदि प्रश्न में नहीं कहा जाए, कुछ भी नहीं कहा जाए, तो आपको कैसी अवस्था माननी है? सममित अवस्था। ठीक है, अपन ने कहा तो नहीं था, प्रश्न ये तो था बेटा जी। क्या था प्रश्न? कि यदि दो समतल दर्पण 72 डिग्री के एंगल पर हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा जी कैसी अवस्था है? सममित अवस्था। सबसे पहले किसका मान कैलकुलेट करना है? बोलो 360 बेटा, थीटा का मान। तो ये तो रहा 360 और थीटा का मान कितना कर दूं बताओ? 72, क्योंकि थीटा का मतलब क्या है? ये टोटल एंगल। अगर आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 5। क्या ये 5 प्रतिबिंबों की संख्या है? अब एक बार देखो सर, क्या है? विषम पूर्णांक। क्या है बेटा जी? विषम पूर्णांक। और अगर विषम पूर्णांक है तो आपको चेक करना है वस्तु कौन सी अवस्था में, सममित या असममित। यहां पर कैसी अवस्था है बेटा जी? सममित अवस्था। अतः प्रतिबिंबों की संख्या, बोलो बेटा जी क्या हो जाएगी? अतः प्रतिबिंबों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 5 - 1 तो इक्वल टू 4। समझ में आ गई क्या? अरे बोलो आ गया क्या समझ में? दोबारा रिपीट करूं। सबसे पहले आपने किसका मान निकाला बेटा जी? 360 बेटा। थीटा का मान कितना आया? 5। अगर विषम पूर्णांक आता है, क्या आता है बेटा जी? विषम पूर्णांक। तो आपको चेक करना है वस्तु सममित अवस्था में, तब तो क्या करना है? -1। और अगर असममित अवस्था में है तो आपको सेम टू सेम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से भी कर सकते हैं, देखो सर आपको पहले तो खुद से ही करना है और फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, तो पहले खुद कर सकते हो आप। क्वेश्चन ये है कि यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री के कोण पर है बेटा जी? 90 डिग्री के कोण पर है। और आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो पहली बात तो ये कि कुछ नहीं कहा तो स्थिति कैसी माननी है बेटा जी? सममित। क्या मानना है बेटा जी? अरे बोलो क्या मानना है? सममित। ठीक है, तो अपन ने मान लिया सममित स्थिति है। अब देखो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन कर देंगे 360 बेटा थीटा। अरे बोलो किसका मान निकालोगे? 360 बेटा थीटा का मान। तो ये रहा 360 और ये रहा 90, 0 से 0 कैंसिल, और के कितना आ जाएगा? 4। क्या 4 प्रतिबिंबों की संख्या होगी? इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 कैसा पूर्णांक है बेटा जी? अरे बोलो कैसा पूर्णांक है? समपूर्णांक। और जब समपूर्णांक आता है तो आपको निश्चित रूप से कितना करना है? -1। तो अपन क्या लिख देंगे? अतः प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितनी आ जाएगी? बोलो सर 4 - 1 बराबर कितनी आ जाएगी? 3। अरे समझ में आ गई क्या बात? यहां पर 4 नहीं होगी प्रतिबिंबों की संख्या, क्योंकि कैसा पूर्णांक है बेटा जी? समपूर्णांक। और समपूर्णांक में हमेशा क्या करना है? -1। फिर आगे देखिए सर, थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री। तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? बोलो बेटा जी। अपन ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? 360 बेटा थीटा। ठीक है, अरे बोलो, तो अपन क्या लिख देंगे? 360/120। कितना आ जाएगा सर? 3। क्या जाएगा? 3। अब देखो सर ये 3 आ गया ऑलरेडी। ये कैसी अवस्था में है? अगर मैंने बोल दिया आपकी बार ये बोल दूं सर ये कैसी अवस्था है? बोलो असममित अवस्था है। कैसी अवस्था है बेटा जी? असममित। असममित। ठीक है, मैंने बोल दिया कि दो समतल दर्पण है, थीटा बराबर कितने डिग्री पर है? 120 डिग्री पर है। और ये कैसी स्थिति में है? असममित स्थिति में। अब की बार प्रश्न में दिया आपको असममित स्थिति, और आपको बताया सर असममित स्थिति है तो -1 करना है या नहीं करना? अरे बोलो खुद से चेक करना, बताओ -1 करना है या नहीं करना? करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि 360 बेटा थीटा ही बचेगा, क्योंकि वस्तु कैसी अवस्था में है? असममित अवस्था में। हेलो बच्चों, हेलो माय डियर स्टूडेंट। अपन चर्चा कर रहे थे रे ऑप्टिक्स के, और रे ऑप्टिक्स के अब अपन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, वो है गोलीय दर्पण। तो प्यारे बच्चों आज अपन पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो देखिए बोर्ड के ऊपर ये क्या लिखा है बेटा जी? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बोले तो स्फेरिकल मिरर। देखो प्यारे बच्चों, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या सर सामान्य शब्दों में अपन ऐसा कह सकते हैं? ऐसे दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अन्य परिभाषा अपन ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ होता है, अर्थात वक्रित होता है। क्या लिख देंगे सर? क्या लिखेंगे? कि
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ होता है क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। याद कीजिए बेटा जी, अपन ने लिखी थी परिभाषा समतल दर्पण की, आपने ये लिखा था ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक वैसी परिभाषा अपन लिखेंगे यहां पर कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्रित होती है क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। देखो, ये कांच का खोखला गोला है, इसको यहां से अपन ने इस पे कट लगा दिया और इसको काट कर अलग कर दिया। बेटा जी ये AB है, इसको अपन ने बाहर निकाल लिया। अगर अपन AB की बाहर वाली सतह पर किसका लेपन करेंगे? अपारदर्शी पदार्थ का लेपन। क्या करेंगे? अपारदर्शी पदार्थ का लेपन। तो अंदर वाली सतह क्या बन जाएगी? अगर आपको पता है कि एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेपन कर देते हैं तो दूसरी वाली सतह क्या बन जाती है? परावर्तक सतह। क्या बन जाती है? परावर्तक सतह। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि अवतल दर्पण की परिभाषा बताइए तो क्या लिखोगे? ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर वाली सतह क्या होती है? परावर्तक सतह होती है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। बेटा जी ये AB भाग था, आपने इसको अलग किया था। अगर आप AB की अंदर वाली सतह पर किसका लेपन कर दोगे? अपारदर्शी पदार्थ का लेपन, तो ये जो इधर वाली सतह है ये क्या बन जाएगी? परावर्तक सतह। तो क्या लिख दोगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहर वाली सतह परावर्तक सतह होती है क्या कहलाता है बेटा जी? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ गए? अगर अंदर वाली सतह परावर्तक सतह है तो दर्पण कैसा है? अवतल। और यदि अंदर बाहर वाली सतह परावर्तक सतह तो ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब है चाहे तो अवतल और चाहे उत्तल। इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषा अपन पढ़ते हैं, द्वारक। तो देखिए मैं यहां पर एक चित्र ड्राइव करता हूं। क्या बच्चों ये दर्पण है? नहीं है। जब तक अपारदर्शी पदार्थ का लेपन नहीं होगा तब तक दर्पण नहीं बनेगा। तो मैंने इसकी बाहरी सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेपन कर दिया, तो बताइए कैसा दर्पण बन गया? अरे बोलो, कैसा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। तो अपन लिख देंगे इसकी परिभाषा। देखो ये क्या है? द्वारक। तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के वर्ताकार चाप को ही क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। समझ गए? क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के वर्ताकार चाप को ही क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा आती है ध्रुव की। किसकी आती है? ध्रुव की। ध्रुव की परिभाषा यह है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दोबारा सुन लेना, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो बेटा जी ये क्या है? इसकी परावर्तक सतह है और ये इसका क्या है? मध्य बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा? P। आप इधर भी बना सकते हो। देखो ये क्या है? गोलीय दर्पण और ये इसकी क्या है? परावर्तक सतह और इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? P। तो दो परिभाषाएं क्लियर कि जो द्वारक था उसका मतलब था गोलीय दर्पण का चाप और ध्रुव का मतलब है ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसके मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तीसरी परिभाषा पे चलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? तो आप ऐसा लिख सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है। देखो सर, गोलीय दर्पण बनाने के लिए आपको पहले क्या चाहिएगा? कांच का गोला। तो अपन क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दोबारा सुन लो सर कि गोलीय दर्पण जो होगा वो गोले को काटकर बनाया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है जेंटलमैन, अब अपन परिभाषा पढ़ते हैं मुख्य अक्ष की। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष की। तो देखो ये क्या है? दर्पण का ध्रुव P और ये क्या है? C। देखिए जेंटलमैन, ये क्या है? P और ये क्या है? C। अगर आप P को C से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दोगे तो इसको क्या बोल देंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोल देंगे? मुख्य अक्ष। तो क्या लिखोगे? दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? मुख्य अक्ष। दोबारा सुन लो, क्या? दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर देखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा अपन ऐसा लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव P से दर्पण के ध्रुव P और
वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है जेंटलमैन, सिंपल सी परिभाषा है। P और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पर इससे सिंपल परिभाषा यही होगी ना कि P और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और उसके बाद पढ़ते हैं मुख्य फोकस। तो प्यारे बच्चों, आपने वैसे तो 10th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आगे अपन अध्ययन करेंगे। ये एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव P है, ये इसका वक्रता केंद्र क्या है? C है, और ये इसका F है। क्या है? F। तो प्यारे बच्चों, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपको पता है परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से। आगे अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। वहां पर अपन प्रथम नियम यही लिखवाएंगे। आप यहां से भी इसको याद रख सकते हैं। आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और अपन ऐसा कह सकते हैं कि मुख्य फोकस कहां पर स्थित होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कहां पर होता है बेटा जी? मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल परिभाषा पढ़ते हैं सर, फोकस दूरी। क्या पढ़ते हैं बेटा जी? फोकस दूरी। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको लिखते हैं स्मॉल f से। किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या बेटा जी? दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।